अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर नून लीग को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि अवाम ने महंगाई लीग का चेहरा देख लिया, शेर तो बिल्ली निकला, कोई मसला ऐसा नहीं जिसका हल नहीं निकाला जा सकता। नजर नहीं आ रहा है कि चेयरमैन पीटीआई को मौका मिलेगा। नून लीग और पीटीआई से कोई मसला नहीं, पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुखालिफ नहीं है। उन्होंने कहा कि शहीद भुट्टो का नवासा और शहीद बेनजीर का बेटा हूं। हमारी मुखालिफ महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी है। दूसरी जमातों का इरादा नहीं कि वो आवाम की खिदमत करें। नून लीग और पीटीआई का मकसद एक ही है। नून लीग इक़्तिदार में आकर अपना ज़ाती हिसाब लेना चाहती है। पता नहीं नून लीग किस किस से हिसाब लेगी। दूसरी जमातों का इरादा नहीं कि वो आवाम की खिदमत करें। जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने भी आज बिलावल भुट्टो के बयान पर लबकुशाई कर डाली। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी कोई इंतहा पसंदाना रवैया इख्तियार नहीं करना। पीपल्स पार्टी से अरेंजमेंट ना भी हुआ तब भी हम इंतखाबात में तलखी नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग और बच्चे की सोच में फ़र्क होता है। यही फ़र्क बिलावल के बयानात में नजर आ रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ इंतहा पसंदाना रवैया इख्तियार नहीं करेंगे। मुस्तकबिल में नून लीग के साथ मिलकर चलने का फैसला किया है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने मिलकर लंबी जिद्दोजहद करनी है, मुफाहमत और सीट एडजस्टमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे। बाहमी इख्तिलाफात को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करना बेहतर नहीं। जबकि रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने भी बिलावल भुट्टो को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो हमारी तारीफें करके हमारा मुखालिफ वोट नहीं ले सकते। हम पीपी चेयरमैन को उनकी जुबान में जवाब नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो को हमारे मुखालिफ का बयानिया इख्तियार करना पड़ गया। पीपी चेयरमैन हमारे दोस्त हैं, हम इकट्ठे काम करते रहे हैं। नाज़रीन, अब सवाल ये है कि क्या नून लीग और मौलाना के बयान के पीछे का मामला है क्या मौलाना की सीट एडजस्टमेंट के बयान के बाद ये कहना दुरुस्त होगा कि नून लीग की हंडिया परवान चढ़ेगी और सभी इसमें हिस्सा लेंगे, जबकि बिलावल भुट्टो की तनकीद के पीछे मकसद सिर्फ वोट की तादाद में इजाफा करना है या मामला कुछ और है? इन्हीं मामलात पर आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है सीनियर तज्जिया का नज़ीर लगारी साहब ने, उन्हें प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर लिया है सरबराह तहरीक जवानाने पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने भी, उनको भी वेलकम करेंगे। सबसे पहले मैं लगारी साहब आपकी जानिब आऊँगा। लगारी साहब, हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से बिलावल भुट्टो जरदारी बड़ी तनकीद कर रहे हैं, कमोबेश हर पार्टी पे, उसके हर रहनुमा पे तनकीद कर रहे हैं। ख़ास तौर पे तो वो बाबों के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन दूसरी जानिब से इतनी सख्त बात सामने नहीं आ रही, बल्कि उनको जवाब भी कोई नहीं दे रहा। आपको लगता है कि पार्टियां बिलावल भुट्टो को ज़रा ईजी ले रही हैं, इग्नोर कर रही हैं? एक तो ये कि सियासत का वो माहौल नहीं रहा है जो उससे पहले रहा है। सियासत बहुत से इश्यूज पर होती थी, अब इश्यूज नहीं है, शख्सियत का मामला आ गया है। इमरान खान एक शख्सियत हैं, मियाँ नवाज शरीफ एक शख्सियत हैं, आसिफ अली जरदारी एक शख्सियत हैं, मौलाना फजलुर रहमान एक शख्सियत हैं। इसी तरह से जो दीगर हैं, अचक रही साहब हैं, मालिक बलोच साहब हैं, जो भी सियासी मैदान में हैं, ये शख्सियात हैं। पार्टियां, नजरियात सब भूख के दरवाजे के पीछे रह गए हैं और एक मुल्क के अंदर भूख का, अफलास का, नादारी का, बीमारी का राज है और महंगाई है, बेरोजगारी है। लोग, आबादी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है लेकिन मौके बहुत कम हो चुके हैं और हुक्मरान अशराफिया कोई स्पेस देने को तैयार नहीं है। और ये जो हमारी पार्टियां, ये भी हुक्मरान अशराफिया का हिस्सा हैं और हिस्से के तौर पर सिर्फ अपने अपने हिस्से के लिए बात कर रही होती हैं। उन्हें आवाम के मसाइल पर तवज्जो देने की बहुत कम। आज मैंने सुना है कि जी खैबर पख्तूनख्वा में ये कहा जा रहा था कि हम सिंध की तरह यहाँ अस्पताल कायम करेंगे। अच्छा, एक क्रेडिट जो है उसको आप सारे सूबों में इस्तेमाल करेंगे। लोगों के और बहुत से मसाइल हैं, उनको भी हल होना है। तालीम का मसला है, बेरोजगारी का सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी का है। हमारा नौजवान एक बड़ी तादाद में यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील हो रहा है लेकिन उसके लिए जॉब के मौके नहीं है, मुलाजमत के मौके नहीं है। वो बाहर की राह देखता है, उसको बाहर भी आसानी नहीं है। किसी भी मुल्क में जाए तो जवाब हो जाएगा। दुनिया में भी इतने ज्यादा मौके नहीं है। बहुत सी चीजों में लोग अपने आप को और ज्यादा सुकेल रहे हैं और बाहर से लोगों को खुश आमदीद नहीं कहा जाता है। ऐसी सूरत हाल में हमें इश्यूज की बुनियाद पर बात करनी चाहिए थी। शख्सियात को हमें सानवी हैसियत देनी चाहिए थी। मसला ये है कि अब शख्सियात ही सामने है और वही सियासत कर रहे हैं। और अच्छा, ये बताइएगा लगारी साहब, ये जो बिलावल भुट्टो की जानिब से जो तनकीद में एकदम से तेजी आई है और जो सख्त लहजा अपनाया जा रहा है, आपके ख्याल में इसका पॉलिटिकल क्या बेनिफिट वो ले सकते हैं?
एक तो ये है कि वोट बैंक, भुट्टो वोट बैंक जो था वो रहा है, एक बड़े अरसे तक रहा है, पिछले 50 साल में बहुत फाल भी रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में पिछले 5-8 सालों में ये वोट बैंक जो है वो स्लीपिंग वोट बैंक बन गया है, क्योंकि उनको ये ख्याल है कि जनाब इस पार्टी का इक़्तिदार में आने का इम्कान कम है, ये सोचा जाता है। और पंजाब में खास तौर पर सोचा जाता है। पंजाब में उसको बहुत ज्यादा महदूद भी किया गया और एक खास हल्के तक रहने दिया गया। और बहुत सी ऐसा भी हुआ है, कई सीटें हमें हमारे इल्म में थी कि वो शायद जीत रहे थे या जीत पा रहे थे, तो वो नहीं जीत सके थे। लेकिन अब ये चाह रहे हैं कि अगर भुट्टो वोट मौजूद है तो उसको एक्टिवेट किया जाए, और एक्टिवेट करके उसको इतना फाल किया जाए कि वो पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे पोलिंग के रोज। वोट हमेशा पहले तो एक अरसे तक था, भुट्टो एंटी भुट्टो वोट था, अब एक और वोट बैंक जन्म ले रहा है जो इमरान खान के हवाले से है। इमरान खान कोई नजरियाती शख्सियत नहीं है, कोई बहुत बड़ी ज़हीन और दानिश्वर किस्म की शख्सियत नहीं है, वो एक आम से मीडियाकर किस्म के आदमी हैं। और उन्होंने जो पॉपुलरिटी हासिल की है वो हमारी हुक्मरान अशराफिया की नाकामियों और नाअहलियों से हासिल की है, वरना कोई इतने बड़ी शख्सियत ने इलेक्शन 2018 के इलेक्शन में भी उन्होंने कोई बड़ा मार्का नहीं मारा था। और उसके बाद इन्होंने 9 मई का जो वाकया हुआ है उसमें तो अपने आप को बहुत ज्यादा खोल के रख दिया है। तो इसलिए ये है कि वोट बैंक जो है एक खास किस्म का, अब वो राइट और लेफ्ट की दौड़ नहीं रही है। हमने तो कई दफा ये सुना था, हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमीद गुल साहब कहा करते थे कि इनकलाब जो है वो आएगा, वो सोशलिस्ट इनकलाब भी आ सकता है। तो इस तरह के अब वो सोशलिज्म का, नॉन सोशलिज्म का या किसी और का, वो उस तरह के इम्कानात नहीं रहे हैं। पाकिस्तान की सोसाइटी में बहुत पोलराइज्ड हो गई सोसाइटी और इनके स्पेस भी कम हो रहा है। तो अभी अपने स्पेस अभी सोसाइटी काफी पोलराइज होगी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये जो अभी हम देख रहे हैं इलेक्शन से पहले बड़े बड़े सियासी इत्तेहाद हो रहे हैं, इंतखाबी इत्तेहाद हो रहे हैं, ये जितने भी इत्तेहाद अभी हम देख रहे हैं, आपके ख्याल में ये फितरी इत्तेहाद हैं या फिर अपने अपने हिस्से का पावर शेयरिंग जो है उस हवाले से सब लोग एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं और इसकी वजह यही है कि अगले सेटअप में किसको कितना हिस्सा मिलना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बड़े खूबसूरत तरीके से लगारी साहब ने समुंदर को कूजे में बंद किया और तमाम जो खामियां सिस्टम की थी, जो पॉलिटिकल शख्सियात की हैं, और मैं इत्तफाक़ राय रखता हूँ कि नज़रियात की जो सियासत थी वो तो पता नहीं कहाँ डूब गई, और शख्सियात जो हैं वो भी कोई इस काबिल नहीं है। मतलब ये जो शख्सियात हैं इनको क्या कोई शख्सियत कह सकते हैं? इनमें कौन सी ऐसी कोई किरदार है, अखलाकियात हैं? दुख होता है। और दूसरी बात यह है कि बिलावल साहब जो है अपनी ही बात में निगेट कर रहे हैं। पहली बात यह है कि बिलावल साहब जो है वो एक बात कह रहे हैं कि जी हमें एक मौका दिया जाए। तो 15 साल से तो आपको मौका दिया, फिर उसके बाद आपने वजारत खारजा में रह के जो आपने खारजी अमूर के ऊपर सत्यानाश किया वो किसी से ढका छुपा नहीं है। आज पाकिस्तान खारजी तौर पर आइसोलेशन का बुरी तरीके से शिकार हो गया। अब तीसरी इसके अंदर जो बात है वो इससे भी अहम है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब उसको बच्चा कह रहे हैं। तो बच्चा कह रहे हैं तो वजीर खारजा उन्होंने इसको जो है उसके ऊपर वोट दिया था कि हाँ इनको वजीर खारजा बना दिया जाए। तो क्या मौलाना ने पाकिस्तान की किस्मत के साथ खेलने में जो है अपना किरदार अदा किया? तो ये तो बात बहुत ही मेरे ख्याल में लेकिन अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, और आप ये कह रहे हैं कि बिलावल की सियासत में क्या फिर मैच्योरिटी नहीं है? नहीं, आप मैच्योरिटी कहाँ से नजर आती है? देखिए ना, वो कोशिश कर रहे हैं मैच्योरिटी देने की, लेकिन उनके अमल से जो है वो मैच्योरिटी, पहली बात यह है कि वो पहले लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा नून लीग से करते रहे, ये आपको मैच्योर सियासत लगती है। दूसरी तरफ जो है वो खुद ही अपनी 7 अगस्त की, लगारी साहब मोहतरम बैठे हैं, 7 अगस्त की स्पीच जो बतौर उन्होंने वजीर खारजा असेंबली में की, उसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और जरदारी की वजह से हमारा जो है वो मरियम और मेरा मुस्तकबिल जो है वो आपने उसको दांव पे लगा दिया। आज फिर वो बुजुर्गों के ऊपर जो है वो तनकीद कर रहे हैं। तो यानी कि वो ये ट्वाइस रिपीट कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो सारी सूरत हाल है, जो वो ये क्यों कर रहे हैं, इसका मकसद ये है कि पहले तो वो उनको मालूम है कि पंजाब में वो है नहीं। केपी में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे उसमें मौलाना फजलुर रहमान को एक बड़ी अक्सरियत मिली थी, और बलोचिस्तान के अंदर वो बहुत ही ना होने के बराबर रह गए हैं। अब वो सिंध के अंदर उनको धचका लग रहा है,
इसलिए वो चाहते हैं कि और कुछ नहीं तो वो फिर सिंध को हुकूमत जो है वो कायम रख सकें, और साथ ही साथ वो ऐसे तुंदो तेज बयानात दे के ये बताना चाह रहे हैं कि वो पॉलिटिकल अरीना के अंदर हयात भी हैं, और वो इसके अंदर कोई ना कोई एक इक्वेशन ऐसी क्रिएट करना चाहते हैं जिसके अंदर हिस्सा बकदरे जुस्सा मिल जाए और मुस्तकबिल में वफाक के साथ कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए जिसके तहत जो है उनको सिंध में कोई हाथ ना लगाए और मरकज के अंदर भी जो है वो एक फ्रेंडली ऑपोजिशन का किरदार अदा करते रहें। लेकिन जहां तक वजारत उज़्मा की बात है, देखें मेरे ख्याल में इट इज रिटन ऑन द वॉल। मैं बाकियों के मुतालिक तो कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन कम अज कम पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में, केपी में, बलूचिस्तान के अंदर उनकी हालात जो है वो किसी से ढके छुपे नहीं है, और उनके साथ जो वादे वईद हुए थे उनके ऊपर जब अमल नहीं हुआ तो नतीजे के अंदर जो है ये एक रिएक्शन के तौर पर काम हो रहा है। उनको जमहूरियत के अंदाज के अंदर चलना पड़ेगा, लेकिन मौजूदा सिलसिला जो चल रहा है उसके अंदर आप इलेक्शन को आने से पहले ही मुतनाज़ा करके क्या हासिल करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि आप एक तरफ इलेक्शन को मुतनाज़ा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप धरने की सियासत को जो है वो कह रहे हैं कि हम धरना देंगे। अब धरना बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है कि इलेक्शन से पहले इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। इस पर हम मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है सीनियर तज्ज़ियाकार सईद काजी साहब ने। सईद साहब वेलकम। सईद साहब ये बताइए, जो बड़े इत्तेहाद हो रहे हैं, इंतखाबी इत्तेहाद की सियासत हो रही है, आपको ये सियासत किस हद तक कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है, और इलेक्टेबल्स का अगले सेटअप में क्या रोल देख रहे हैं आप? देखें, एक सतह पर ये कामयाब हो रही है, एक सतह पर नाकाम हो रही है। अगर तो इनके निजी असासों में इजाफे के तौर पर देखें तो बहुत कामयाब हो रही है। मकाओ में किस किस का पैसा जा रहा है उस हवाले से बहुत कामयाब हो रही है। लेकिन अगर सियासत का जो बुनियादी मकसद था अवाम और मैसेज, वहाँ पे अटरली नाकाम है और इसे हमेशा नाकाम रहना है। अगर थोड़ी देर पहले आप एक गुफ्तगू और बहस कर रहे थे जो पुराना माजी का राइट और लेफ्ट था, बात यह है कि ये बात दुरुस्त है कि जो पार्टियां हैं, बरतानिया की लेबर पार्टी है या लेफ्ट की पार्टी फ्रांस में जो है, लैटिन अमेरिका को थोड़ी देर बाहर रखें, तो आज जितनी लेफ्ट की आज जरूरत है कभी भी नहीं थी। मैं इसकी ताज़ा तरीन मिसाल आपको बांग्लादेश के जो वर्कर हैं, ये जो इनकी ये कपड़े की इंडस्ट्री है, जो जिनके कई लोगों को मारा है, बड़ा सीना वाजिद ने बड़ा जुल्म किया है। इसमें दो बातें बड़ी हैं। या हर वेस्टर्न लिबरल कह रहा था वो बांग्लादेश को देखें, बांग्लादेश को देखें। देख लिया बांग्लादेश को, वो भी IMF में चला गया है, $20 बिलियन पे आ गए हैं उसके एहसास से। और एक मेहनत का शौहरत का मैंने इंटरव्यू सुना है, उसने कहा मैं अपने सर पे डालूं अब तुम्हारे पुल, ये तुम्हारी ट्रेनें सर पे डालूं, इसका एक मेरा आमलेट नहीं आता, ये जो तुम ठेकेदारों के साथ बैठ के माल खाते हो। प्रॉब्लम ये हुआ है कि निज़ाम रूस के बाद जो मायूसी हुई है और उसके बाद इंटरनेशनल रूलिंग क्लास ने एक मौज उड़ाई है, और उस मौज के नतीजे में आज ये सयारा सुलगता हुआ सयारा है। आप जो मिडिल ईस्ट में देखें क्या हो रहा है, यूक्रेन में देखें क्या हो रहा है, और इस वक्त जितनी मूवमेंट है उसमें लेबर में और कंजर्वेटिव में कोई फर्क नहीं है, मगर आप ट्रेड यूनियन में देखें मूवमेंट चल रही है, और उस ट्रेड यूनियन को BBC किस तरह मिलाइन कर रहा है। यूनिवर्सिटियों में मूवमेंट जा रही है। फ्रांस में कुछ दिन पहले 35 लाख लोग बाहर थे, ये इंसान है। अच्छा, उसके बाद लैटिन अमेरिका में देखें क्या हो रहा है। उधर जो बोलीविया में इलेक्शन जीता है, तो वो देखे वो क्या हो रहा है, जहाँ पे कू करवाया था अमेरिका ने उसकी गवर्नमेंट के खिलाफ जो प्रेसिडेंट है। अच्छा, इसी तरह आप वेनेजुएला, और ये वो मुल्क हैं जिन्होंने इजराइल के साथ अपने सफारती तल्लुकात खत्म कर दिए। शर्म के डूब के शर्म से मर जाना चाहिए हमें, हम जो बहुत इस्लामी उम्मा लगा के बैठे हुए हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, यहाँ इन तमाम पार्टियों का एक बात पे कंसेंसस है, वो चाहे PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, और कोई पार्टी हो, कि ये प्राइवेटाइजेशन, ये लूट मार, ये पाकिस्तान के असासों को औने पौने पे बेचना इनकी। अच्छा ठीक है, स्टेटेड एम्स थे आपके कि आपने प्राइवेटाइजेशन करके कर्जा खत्म करना है। कर्जा तो $130 बिलियन हो गया, और आपके फ्रंट मैनों ने हमारे मुल्क के असासे खरीद लिए। ये कौन सी तरक्की थी, ये क्या हुआ, इस पर कोई बात ही नहीं करता। उसकी वजह यह है कि जो इकोनॉमिस्ट हैं ये आधे तो ज़हनी माजूर करके भेजती है कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड, बाकी जो है वो अपने CV लेके चटका रहे होते हैं। बात ये है कि कहा यही जा रहा था कि इलेक्शंस होंगे तो मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन यहाँ पर ये हो रहा है कि इलेक्शन से पहले जो कंट्रोवर्शियल जो इलेक्शन को बनाने की कोशिश की जा रही है, तो उसमें तो स्टेबिलिटी हमें दिखाई नहीं दे रही। इस पर मैं आपसे मजीद भी कमेंट लूंगा, लेकिन फिलहाल हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और पूछेंगे
कि मुल्क में स्टेबिलिटी कैसे आएगी? क्या हमारी किस्मत में यही है? वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सईद काजी साहब, भी जो इलेक्शंस को मुतनाज़ बनाने की कोशिश शुरू हो चुकी है, 8 फरवरी को इलेक्शंस है, लेकिन उससे पहले ही जो है आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। आप ये मुझे बताइए कि जो इलेक्शंस को मुतनाज़ बनाना या कंट्रोवर्शियल बनाना, ये किसे सूट करता है? बात तो ये है कि इस काम के लिए किसी किस्म की कोशिश की जरूरत है। ये ऑलरेडी मुतनाज़ा है। पाकिस्तान का हर इलेक्शन मुतनाज़ा था। हालांकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मगरबी पाकिस्तान में स्वीप किया था, मगर उनके क्रिटिक कहते हैं जी, और ये बात ठीक भी है कि इक़्तिदार का हक तो मुजीबुर रहमान का था। तो बात ये है कि देखें, ये कहा जाता है इसके बारे में, इलेक्शन के बारे में कहा जाता है, और हम लेफ्ट के लोग कहते हैं कि अगर हुक्मरान अशराफिया को पता चल जाए कि इलेक्शन से कोई तब्दीली आने वाली है तो वो इलेक्शन पर पाबंदी लगा देंगे। ये जो बुर्जुआ डेमोक्रेसी है, इस पर खुल के बात इसमें भी होनी चाहिए कि जब 5 साल बाद लोग बेजार हो के आते हैं, उन्हें बताते हैं हो नया चेहरा आ गया, तो जो सेफर जोन होते हैं बुर्जुआ डेमोक्रेसी के, उसमें तमाम रेवोल्यूशनरी एनर्जी को जायल कर दिया जाता है, और एक कभी बाइडन आ जाता है, कभी वो आ जाता है। पीछे कौन बैठे होते हैं? पीछे बैठे रहते हैं जो है, क्या कहते हैं, स्लिम कार्लोस बैठा होगा, और वो एप्पल वाला बैठा होगा, उसके बाद वॉरेन बफेट बैठा होगा, जो कि ओनर है इस ग्लोब के, वही मालिक हैं इस डेमोक्रेसी के। अरे भाई, फ्री फेयर इलेक्शन करा के इमरान खान को दे दो, 6 साल 6 महीने में आपका ये बुखार भी उतर जाएगा। उसकी वजह यह है कि दिस डेमोक्रेसी एंड स्टेट हैज बिकम एन इंस्टीट्यूशन टू रन द अफेयर्स ऑफ द रिच एंड माइटी। ये तो बड़े लोगों का खेल रह गया है। इसका आवाम से ताल्लुक क्या है? मैं ये नहीं कहता कि इलेक्शन ना हो, मैं मार्शल लॉ के सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन बात यह है कि जहाँ मिलिट्री डिक्टेटर और माशी डिक्टेटर में कोई फर्क नहीं होता। इस्तेसाल करने वाले के हाथ में बंदूक हो या नोट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, हम दोनों तरफ से लुटते हैं। तो इसलिए अगर आपने खुल के बात, और दलाली साहब जैसे जय्यद लोग बैठे हैं, तो मुझे भी हिम्मत हुई आपसे बात करने की। इस डेमोक्रेसी ये कुछ नहीं करेगी। जिस वक्त काले धन की डेमोक्रेसी में, काला जहाँ पैसा काला हो वहाँ सियासत काली रहती है, सफेद नहीं होती। सईद साहब फिर ये बता दें कि क्या ऐसा किया जाए कि सबका एतमाद हो फिर इस सेटअप पर, और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाएं? ये जो सरमाए का यलगार है हमारी सियासत में, इसको खत्म करें। 15 से 20 करोड़ रुपए का इलेक्शन होता है, किस शरीफ आदमी के पास इतने पैसे होते हैं, मदूदे चंद लोगों को, शरफा को छोड़कर? मुझे ये बताएं, क्या किसी से ये बात छिपी हुई है कि कौन सा कब्जा ग्रुप किस पार्टी को पैसे देते हैं? इवन उनके घर की गिरास भी उनके पैसों से आती है। मैं समझ गया होंगे आप मैं क्या कह रहा हूँ। तो जब तक ये काला पैसा डोमिनेट कर रहा है हमारी सियासत को, सियासत सफेद कैसी होगी? आपकी आम आदमी की जो इकोनॉमिक रियलिटी है, उसकी रेलेवेंस आपने पार्लियामान होनी चाहिए। पार्लियामान इंसानों के फलाह और बहबूद के लिए होनी चाहिए। यहाँ तो पता चलता है यार, ये कानून जो है, मेरे अब्बा जी अगर अंदर होने वाले हैं तो मैंने अब्बा जी के हक में कानून बनवा लिया, मेरे फूफी अंदर होने वाली है तो मैंने एक फूफी स्पेसिफिक कानून बना लिया। मतलब ये बातें हकीकत है। हमें ना मार्शल लॉ चाहिए, ना हमें पैसे का जबर चाहिए, ना फाइनेंस कैपिटल की जो है अमरीत चाहिए, ना ही किसी फौजी की अमरीत चाहिए। लगारी साहब सर, वो कह रहे हैं सियासत सफेद कैसे हो? सियासत में तो बड़ा काला धन जो है, वो इल्जामात तो ऐसे लग रहे हैं कि पैसे की गेम होती है। 15-20 करोड़ रुपया एक सीट पर इलेक्शन लड़ने के लिए दरकार होता है। जब भी इलेक्शन होते हैं तो अवाम और सब लोग इसी इंतजार में होते हैं कोई तब्दीली आएगी, तो फिर तब्दीली की कोई उम्मीद ना रखें इन इलेक्शन से हम। पाकिस्तान में ब्लैक मार्केट जो है वो सफेद मार्केट से बहुत बड़ी है, उसका वॉल्यूम भी बहुत बड़ा है, उसमें पैसा भी बहुत बड़ा हुआ है, और जो पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल नहीं होता है। हमारे इदारों को जो हमारे सर्विसेज के इदारे हैं, यानी जो PIA जैसा इदारा, रेलवे जैसा इदारा, और ये स्टील मिल जैसे इदारे, इनको बोझ समझा जा रहा है। हम मार्केटिंग ये करते हैं कि जनाब इनके करीब नहीं जाना, इनको नहीं लेना, मगर मुफ्त में भी मिले तो ना लेना, लेकिन उनके असासों की लूट मार जारी है। आए मैं आपको दिखाऊं कि स्टील मिल की जमीनों को किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। बड़े बड़े कई एकड़ों पर जो है रेस्टोरेंट बन गए हैं, होटल बन गए हैं, कारोबार हो रहा है यहाँ पर कराची में, और कब्जे हो रहे हैं। अभी तक स्टील मिल की नीलामी नहीं हुई है, लेकिन नीलामी क्या, वो किसी को देनी है, किसी को नवाजना है, औने पौने दामों देना है, और फिर उसके बाद उसमें से अपना दाम खड़े करने हैं। अब तक की निजकारी ने पाकिस्तान के अवाम की तबाही के अलावा कुछ नहीं किया है। जो भी निजकारी हुई है, बैंकों की और प्राइवेटाइजेशन इंडस्ट्री की, हैवी मैकेनिकल इंडस्ट्री की, हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की, जो भी निजकारी हुई है, उस निजकारी शफाफ नहीं थी। वो ऐसी हुई है कि जनाब
अगर अगर एक चीज की कीमत $100 थी तो उसे ऐसे किया गया, ऐसे बेचा गया है कि जैसे लूट का माल था और उसको ऐसे ही उठाकर दे दिया गया है। ऐसे तमाम इदारों के, बहुत से इदारों की तफसीलात मौजूद है हमारे पास भी कि जिस तरह से उनको दिया गया था। अब भी यही सिलसिला होना है। असल बात यह है कि आप लोग कौमी इदारे बनाते हैं, हम कौमी इदारे जो हैं वो बनाते नहीं है, उनको खत्म करते हैं। ये तो सर्विसेज के हैं ना, ये जो लोग सफर करते हैं रेलवे से वो तो बाहर पैसे देकर सफर करते हैं ना, तो आपका फिर नुकसान किस बात का हो रहा है? लोग तो पैसे देते हैं, मुफ्त में आप सफर नहीं दबा लोगों को करा रहे हैं ना, तो ये सब नुकसान में कैसे जा रहे हैं? क्या चीज है जो इनके ऊपर लाद दी गई है, आप उसका नुकसान किए जा रहे हैं? स्टील मिल का मैंने पहले भी कई प्रोग्राम में कहा है कि रूसी सफीर ने मुझे कहा था, एक आम से फकीर आदमी का जिसका कोई वास्ता नहीं है इन तमाम चीजों से, कहा था कि भाई हम पाकिस्तान में स्टील मिल की कैपेसिटी को दुगना करने को तैयार है, आप अपनी हुकूमत से बात तो करें कि ये बात सुने। हमने ये बात इसी तरह से आपके शो में जिस तरह कह रहे हैं इसी तरह कहिए कि भाई उनसे निगोशिएट तो करें यार, आप बैठकर बात तो करें कि अगर इसको बढ़ाया जा सकता है। आपका स्टील का काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन आप स्टील मिल को माइनस कर रहे हैं और किसी और की स्टील जो है वो बड़े धड़े धड़े काम हो रहा है, उसके अंदर सारा कुछ हो भी रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे मोहतरम सईद काजी साहब की बात यह है कि अगर आपकी इकोनॉमी जो है वो ज़िवाल की तरफ जा रही है बहुत तेजी से, तो आपकी जमहूरियत और आपके इदारे और आपके अफराद और आपके आम आदमी जो है वो भी ज़िवाल की तरफ जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर सर ये पैदा होता है ना कि अवाम किससे उम्मीद रखें? अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सर बताइएगा, अवाम किस तरफ देखें? जो पिछली जाने वाली गवर्नमेंट है वो अवाम के लिए कुछ नहीं करके जाती, निगरान हुकूमत कहती है हमारा मैंडेट ही नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, अगली हुकूमत पहले से डरा देती है कि आने वाले हालात जो है बहुत नाजुक हैं। सर अवाम क्या करें? देखें, मौजूदा जमहूरियतों ने पूरी दुनिया में किसी को क्या दिया है? अगर जमहूरियतें ये कहती हैं अवाम की बात अगर होती है तो फिर अवाम तो इस टाइम पे सड़कों के ऊपर है गजा के हवाले से, तो फिर क्या उनकी सुन ली गई है? क्या वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के ऊपर 10 लाख लोग बरतानिया में नहीं निकले? तो फिर क्या इराक फौज भेज दी गई और बाद में टोनी ब्लेयर ने एक हिनकता भिनकता सॉरी कर दिया, लेकिन उस सॉरी के नतीजे में 20 लाख लोग मार दिए? तो फिर ये जमहूरियत है? तो ऐसे फिर इस तरह के मामलात के ऊपर तो असल बात यह है कि ये डेमोक्रेसी जिसको मैं पहले समझता था कि फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, तो अब तो ये फॉर द एलीट बाय द एलीट ऑफ द एलीट से भी हटके फॉर द थीव्स बाय द थीव्स ऑफ द थीव्स हो चुकी है। अगर ये मामलात है तो काजी साहब दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट की बात नहीं है। पाकिस्तान में पीडीएम की शक्ल में राइट और लेफ्ट गले मिल गए, राइट विंग कहाँ गया? राइट विंग के बगैर आप मुल्क चला रहे हैं तो ये कैसे चलेगा भाई? अब फिर दूसरी बात यह है कि ये जमहूरियत के तरीके नहीं हैं। क्या पैसा ज्यादा फेंकना, ज्यादा इमारत होना, या फिर ये वो जो इकबाल कहते थे कि जमहूरियत है वो तर्ज हुकूमत जिसमें बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते? तो फिर अगर फिर आपने बंदे ही गिनने हैं तो जमहूर की आवाज क्या है? असल बात यह है कि इन तमाम के अशाशाजात बढ़ रहे हैं और फिर आप देख ले तनज़्ज़ुली का शिकार है। हर आने वाली हुकूमत जो है वो पिछली वाली को याद करती है और अवाम कहते हैं तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, लेकिन नतीजा ये निकलता है कि इन तमाम के अशाशे बढ़ रहे हैं। 9.5 करोड़ लोग जो है सतह गुर्बत से नीचे रह रहे हैं, 42% आपका इफरात ज़र और महंगाई इस टाइम पे हो चुकी है। फॉर गॉड सेक कि पाकिस्तान के वो माफ कर दें, जो लेना है थोड़ा बहुत और ले लें, लेकिन एक दफा ये बता देना अवाम फिर इनकार ही समझें। भाई आपका ये 50% तो लोग वोट ही नहीं देते। आप 24 करोड़ में से आप कह लें कि जी इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर 1.5 करोड़ वोट पीटीआई को मिला था। 1.5 करोड़ वोट के अंदर आप 24 करोड़ का यार वो कर देते हैं, लोगों के स्याह सफेद के मालिक बन जाते हैं। इज दिस डेमोक्रेसी? ये डेमोक्रेसी होती है? ये किस किस्म की डेमोक्रेसी है? और दुनिया में जो डेमोक्रेसी चल रही हैं, दोनों काजी साहब भी बैठे हैं, लगारी साहब मोहतरम भी बैठे हैं, ये बताइए कि क्या वो अपनी अदालत की वजह से चल रहे हैं या अपनी जमहूरियत की वजह से चल रहे हैं? तो अदालत की वजह से चल रहे हैं। हमारी अदालत 140वें नंबर के ऊपर आ गई है। ये अलमिया है, हमने कोई डिपार्टमेंट नहीं बनाया। आप ये बताइए कि तमाम हुकूमतें जो पिछली वाली आती हैं पाकिस्तान में, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जब भी पाकिस्तान में तरक्की हुई अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो मार्शल लॉज के अंदर हुई। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये बहुत अफसोस का
और ये सोचने वाली बात है कि जमहूरी दौर में ये तरक्की पाकिस्तान ने क्यों नहीं की। और आपने ये भी कहा कि 50% लोग जो हैं वोट कास्ट नहीं करते। इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया है कि 12 करोड़ जो बैलेट पेपर्स जो हैं वो छापे जाएंगे। देखना होगा कि कितने लोग वोट कास्ट करने के लिए 8 फरवरी को बाहर निकलते हैं। तो का सिलसिला हम जारी रखेंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा लगारी साहब, ये जो इस वक्त अदालत में केसेस चल रहे हैं, इसका बड़ा इम्पैक्ट है हमारी सियासत में, और जिसको रिलीफ मिलता है उसको सियासी बेनिफिट भी हो जाता है। एक जानिब चेयरमैन पीटीआई के केसेस भी अदालतों में हैं, कुछ रिलीफ तो उनको आज भी मिल गया। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब के केसेस भी अदालतों में, उनकी अपीलें भी अदालत में इस वक्त चल रही हैं। इस वक्त आप क्या देख रहे हैं आने वाले सेटअप में, आने वाले दिनों में कानूनी तौर पर किसको ज्यादा रिलीफ मिलता हुआ आप देख रहे हैं, और सियासी गुंजाइश किसके लिए ज्यादा है? ये तो अरेंजमेंट होता है ना, ये नहीं है कि जनाब यहाँ कोई इंसाफ के तराजू रखे हुए हैं। ये जो अदालतों के बाहर तराजू हमें नजर आते हैं ना, ये बस ऐसे ही हैं। हमारे एक खास किस्म की नुमाइश होती है कि जनाब देखें हमारे बाहर जो हैं कितने शानदार किस्म के तराजू हैं। यहाँ इंसाफ को तोला जाता है, इंसाफ नहीं तोला जाता है। ये एक सेलेक्टिव किस्म का इंसाफ होता है, और कभी किसी को मिल रहा होता है, किसी को मिल रहा होता है। बहुत अरेंजमेंट के साथ साथ कुछ होता है। हमने जो कुछ माजी में देखा है, क्या जो कुछ मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ था, हम तो उससे इत्तेफाक नहीं करते थे। जब उन्हें बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया, यानी आर्टिकल 10 ये कहता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत आप फैसले करें। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो ये था कि किसी कोर्ट में जाता मामला, किसी ट्रायल कोर्ट में होता, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट ही बराह रास्त उनको नाअहल करार दे दिया, ताहयात नाअहल करार दे दिया। चले अब हो गए नाअहल वो। अब उस नाअहली के बाद आप कह रहे हैं कि वो मैदान में आएंगे। भाई कैसे मैदान में आएंगे? सुप्रीम कोर्ट एक फैसला कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू रिजेक्ट कर चुकी है, ताहयात नाअहल करार दे चुके हैं। कौन सा वो फार्मूला होगा जिसके तहत उनकी अहलियत हो जाएगी, फिर वो इलेक्शन लड़ेंगे, फिर वज़ीर आज़म भी बन जाएंगे? हम कह रहे हैं वो गलत हो रहा था, लेकिन अब जो हो चुका है ये जो है, अब कैसे एक फैसला आप कर चुके हैं, आला तरीन अदालत ये फैसला कर चुकी है कि वो नाअहल हैं। तो आपको इस बात पे आप कंफ्यूज्ड हैं कि यही सिस्टम उनके लिए गुंजाइश पैदा नहीं करेगा, यही सिस्टम फिर उनको अब क्लियर नहीं करेगा? नहीं, क्लियर करने का भी जब कर देगा तो हम मुंह खोल कर खड़े होंगे ना, हक्के बक्के होंगे कि भाई ये क्या हो गया है, ये कौन सा तरीका इख्तियार किया गया है, वो आइन में कानून में कौन सा रास्ता होगा। यानी ये तो अगर आपने आइन के तहत फैसला करना था कि भाई ये आइन के तहत हम फैसला कर रहे हैं, तो आपने कर दिया, और आपने सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी फैसला दिया, रिव्यू के लिए गए थे, रिव्यू भी रिजेक्ट कर दिया। आप किसी पार्टी के सरबराह भी नहीं हो सकते, ये भी फैसला हो गया था। तो जनाब वो पार्टी भी संभालेंगे, मुल्क भी संभालेंगे। तो ये तासुर क्यों है फिर? ये तासुर क्यों है कि उनको गैर मामूली रिलीफ मिल रहा है? जब ऐसा होता है तो नजर आ रहा होता है, हमें नजर आ रहा है, हम देख रहे हैं। उनको वहां से वो जेल से गए थे, बैरून मुल्क गए थे। पाकिस्तान में वाहिद शख्सियत हैं जो 2 बार जेल से बराह रास्त गए हैं बैरून मुल्क। ये पाकिस्तान की वाहिद शख्सियत है। कोई शख्स जेल से निकलकर कैदी होते हुए बाहर चला जाए, ये हो नहीं सकता है ना। कैसे हो सकता है? मुझे कहीं भी दुनिया में और कोई मिसाल नजर नहीं आती है कि एक शख्स कैदी हो और कैद से निकलकर वो बाहर चला जाए। ठीक है सईद काजी साहब, वापस आ जाए। सईद काजी साहब, मैं आपकी जरिए आऊंगा। सर ये बताइए, ये जो अभी नून लीग के हवाले से पहले बातें चल रही थी कि नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो इसका मतलब है इलेक्शंस हो रहे हैं, तो तभी वो वापस आ रहे हैं। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि जी अगर वो वापस आ रहे हैं तो फिर जेल काटने के लिए नहीं आ रहे थे, वो तो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के लिए आ रहे हैं। सर स्टेज तैयार है? मैं बिल्कुल तैयार तो है, लेकिन वो कहते हैं ना, देयर आर मैनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स। मगर मैं एक बात की वजाहत कर दूं ताकि रिकॉर्ड ठीक हो जाए। अयूब खान का जब दौर था और जो उसकी तरक्की थी, उसमें बेपनाह इमदाद आ रही थी। हमें उन्हें एक स्टेट चाहिए थी जो रूस के खिलाफ खड़ी हो, और वो तरक्की भी हुई। डॉक्टर जो ज़ियाउल हक का ज़माना था 1977 के बाद, वो जो तरक्की हुई उसकी हमने वो कीमत अदा की कि कायनात तौबा तौबा लिसान कर उठता है। आज की जितनी पॉलिटिकल लीडरशिप खड़ी की गई जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुकाबले में, वो जो गमले में लगा के वो पौधे लगाए गए और अखबारों में मौजूद थे, हम जब हुक्मनामे आए कि इनको आपने प्रमोट करना है, वो आज इस मुल्क को कहाँ ले आए। ये वो तरक्की है जो हुई। और ये तरक्की जो हो रही थी, तो जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पासपोर्ट खोले थे, दुबई से पैसे आ रहे थे, और जो सरमायादारी की अप स्विंग थी जो 1944 से शुरू होकर 1972 तक रही, उसके सम्राट भी थे जो ज़ियाउल हक को मिले। यहाँ अब वर्ल्ड इकानमी है, कोई इंडिविजुअल इकानमी नहीं होती।
परवेज मुशर्रफ को एडवांटेज क्या मिला कि जब सोवियत यूनियन का दाम हुआ तो 1.5 बिलियन बंदा वर्ल्ड मार्केट में आया, एक अप स्विंग शुरू हुई और क्रेडिट एक्सपेंशन से हुई, और उस तरक्की की हमने बेशुमार कीमत अदा की है। जिसमें जब जो है वो अपने ये मशीनें ले जाओ, वॉशिंग मशीनें, गाड़ियां मुफ्त में ले जाओ, ये बैंकों का ये जैसे आर्टिफिशियल एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट कहते हैं आज। हाँ, उसका एक जरूर कंट्रीब्यूशन था कि उन्होंने कर्जे पे निसार कम किया, जो बाद में आके माशाल्लाह लाद भी आए इन्होंने, जितने लोग भी आए। तो इनको एक तो पर्सपेक्टिव में रखें, ये ओवरऑल कंडीशन थी। और इन दोनों अदवार में जो आम आदमी था वो पिसा, सिवाय जुल्फिकार अली भुट्टो के उस दौर के जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी इस्लाहत की। तालीम फ्री थी, मैंने एमए मुफ्त किया था जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में। तो या इसके अलावा हमें जो वो 40% 43% बजट था 1973 का जो दिया था डॉक्टर मुबशर हसन ने। तो लिहाजा एक तो उसको पर्सपेक्टिव में रखें, ये तरक्की ना स्पेसिफिक थी ना, हाँ दुनिया में चल रही थी, बर्बादी हो रही थी। जब भुट्टो साहब थे कर्जा $5 बिलियन भी नहीं था, आज जो है 130-40 बिलियन सर वो ठीक है, प्रोग्राम का वक्त चूंकि थोड़ा सा कम है, मुझे ये बताइएगा नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा वजीर आजम बनने के लिए आए हैं? वो तो अपने तय तो इसीलिए आए हैं, मगर बात यह है कि आगे भी एक तो कांटों का बिस्तर है ना। 1 2 का 4, 1 2 का 1 का 2 तो हो जाता है, 1 2 के 4 पे जो तमाशा लगेगा वो जमाना देखेगा। मैं ऐसे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। सर 2/3 मेजॉरिटी का दावा कर रहे हैं वो इस दफा। आपने देख ही लिया कि बलूचिस्तान में जिस तरह से इलेक्टेबल्स उनके साथ मिले हैं। एमकेएम जो कि हमेशा इलेक्शन के बाद इत्तेहाद करती थी, इलेक्शन से पहले उन्होंने इत्तेहाद कर लिया। मौलाना भी सीट एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, अभी पंजाब तक वो पहुंचे नहीं है, लेकिन इतनी कामयाबी उन्होंने समेट ली है, कुछ तो है। फिर देखें, इलेक्टेबल्स 2 दफा नलीफाई हुए हैं पाकिस्तान की तारीख में। एक दफा जुल्फिकार अली भुट्टो ने किए थे, और आप माने या ना माने तो अब पीटीआई ने जो है ये फारग कर दिए इलेक्टेबल्स। मैं खुद ऐसे एमपी से मिला हूं जो मुस्लिम लीग नून के हैं और जिन्होंने राजदारी की शर्त में मुझे बताया कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं जा सकते। और ये बिल्कुल नजीर लगारी साहब ने ठीक कहा है, इसमें खान साहब की लियाकत का इतना ताल्लुक नहीं है जितना इन बाकियों के जराइम का, नाअहली का और लूट मार का है। तो ये सिचुएशन जमीन पे मौजूद है और इसे कैसे टैकल करेंगे। और मियां साहब बाहर निकल के कैंपेन तो कर नहीं सकते, दुनिया में किसी गली में आप निकल नहीं सकते, और 2/3 मेजॉरिटी आप लेंगे, ठीक है वो बैठ के ऐलान कर दें, नादरा ऐलान कर देगा तो हो जाए, कोई बात नहीं, हम भी सुन लेंगे आप भी सुन लेंगे। लेकिन जो बद उड़ेगी और जो हमारी दुर्गत बनेगी आलमी तौर पर, कोई बात नहीं, हम बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि पहला मौका तो नहीं होगा। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सर सभी तो ये दावा कर रहे हैं कि हुकूमत उनकी होगी, फिर पीछे ऑपोजिशन कौन करेगा? देखिए जी, नहीं ऐसी बात नहीं है, ऑपोजिशन भी बिल्कुल मौजूद होगी। लगता तो यही है कि इस्तेहकाम जो है वो बनाएगा कॉम्बिनेशन अपना नून लीग के साथ पंजाब के अंदर, क्योंकि उनके पास जो इलेक्टेबल्स हैं जाहिर है उन्होंने सीट लेनी है। इस बार जो है ज़्यादा मेरे ख्याल में रोल प्ले करेगा इंडिपेंडेंट। जो इंडिपेंडेंट आपका उम्मीदवार है वो क्योंकि पीटीआई में रह नहीं सकता और दूसरों में जाने के लिए मुश्किल है, वोट टूटने की बात है, तो ये सारी वो बातें हैं जिनको सामने मद्देनजर रखना पड़ता है, इसलिए इंडिपेंडेंट का चांस ज़्यादा है। और दूसरी तरफ जो बुलंद बांग दावे हैं, वो तो दावे तो करने में कोई हर्ज नहीं है, किसी ने नहीं आपको कहा कि आप दावे ना करें, लेकिन अहम बात यह है कि आप राना सनाउल्लाह की आप सुन लें प्रेस कॉन्फ्रेंस कि हम सिंपल मेजॉरिटी जो है वो सादा अक्सरियत जो है वो लेंगे। अब उसको 2/3 अक्सरियत जो है वो करने के लिए उनको जगह जगह लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइजेस और लोगों के साथ इल्हाक करने पड़ रहे हैं। नतीजा ये निकलेगा कि जब इल्हाक ही करके एक ग्रैंड किस्म का अलायंस बनेगा तो वो तो हमने पीडीएम की शक्ल में देख लिया, जूतियों में दाल बटी, और पाकिस्तान का जो हाल हुआ वो तो बेहाल हो गया। अब जो एक छोटा सा कमेंट मैं भी कर दूं, काजी साहब हमारे मोहतरम है, लेकिन ठीक है क्या बाकी लोगों के दौर में कोई कर्जा नहीं मिला, बाकी लोगों के दौर में क्या कोई इमदाद नहीं आई? क्या ये रियलिटी नहीं है कि डॉक्टर मुबशर हसन ने एक रात के अंदर 137% पाकिस्तान का रुपया डिवैल्यू कर दिया था? क्यों कर दिया था, जबकि पाकिस्तान तो एशियन इकोनॉमिक टाइगर था? नेशनलाइजेशन क्यों कर दी गई थी? ये भी टफ रियलिटीज हैं जिनको हम फरामोश नहीं कर सकते। बाकी पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हर खास व आम को मुफ्त तालीम देना ये हुकूमत का फर्ज है, लेकिन अफसोस ये है कि जो तालीमी इदारे हैं उसके अंदर तकरीबन जो अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सर जाते जाते सिर्फ इतना बता दें, अगली हुकूमत किसकी, वजीर आज़म किसका? नवाज शरीफ साहब की हुकूमत लगता तो यही है, लेकिन नवाज शरीफ साहब वजीर आज़म मुझे नजर नहीं आते। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। सईद काजी साहब आपका बहुत शुक्रिया। नज़ीर लगारी साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफ़िज़।